दोस्तों, गांव में एक पुराना चौराहा था जहां हर दिन कुछ पुलिसकर्मी खड़े रहते थे। उनका काम केवल यह था कि वे बिना किसी कारण के रास्ते से गुजरने वाले हर आदमी को रोककर उनसे पैसे वसूल करें। यह एक खुलेआम चलने वाला भ्रष्टाचार था, लेकिन लोग इससे डरते थे और चुप रहते थे। शुरुआत में कुछ लोग सोचते थे कि शायद यह बस कुछ गलतफहमियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह साफ हो गया कि यह एक संगठित घोटाला था। गांव के लोग धीरे धीरे इस समस्या के प्रति जागरूक हो गए थे, लेकिन उनकी आवाज दबाई जाती थी। कई लोग पुलिसकर्मियों से बचने की कोशिश करते थे, लेकिन हर किसी के पास अपनी जान की सुरक्षा और अपने परिवार के भरण पोषण का खतरा था। अगर किसी ने विरोध किया तो उसे बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया जाता या किसी और तरीके से परेशान किया जाता। ऐसे में लोग अंदर ही अंदर दुखी होते थे, लेकिन डर के कारण वे किसी से शिकायत नहीं कर पाते थे। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग जो खुद को समाज के हित में काम करने वाला मानते थे, इस समस्या को हल करने की सोचने लगे। कुछ समय पहले एक व्यापारी ने कलेक्टर साहब से मिलने की योजना बनाई ताकि वह यह बता सके कि पुलिस वालों के कृत्य गांव के लिए एक गंभीर समस्या बन गए हैं। सभी गांव वाले जानते थे कि अगर कलेक्टर साहब हस्तक्षेप करेंगे तो शायद कुछ सुधार हो सकेगा। यह कोई सामान्य मामला नहीं था, क्योंकि इन पुलिस वालों के कृत्य बहुत ही घिनौने थे। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों और परिवार के साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। इस सब के बीच कलेक्टर साहब से मिलकर शिकायत करने का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था। कलेक्टर साहब के पास भी इतने सारे काम थे कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जब कुछ और गांव वालों ने मिलकर एक पत्र तैयार किया और कलेक्टर साहब तक पहुंचाया। पत्र में यह साफ लिखा था कि पुलिस वाले हर दिन चौराहे पर खड़े होकर लोगों से पैसे वसूलते हैं और जो कोई भी विरोध करता है उसे यातनाएं दी जाती हैं। इस पत्र को पढ़ते हुए कलेक्टर साहब को यह महसूस हुआ कि मामला अब गंभीर हो गया है। कलेक्टर साहब ने तय किया कि वे खुद इस समस्या का समाधान करने के लिए गांव में जाएंगे, लेकिन इस बार वह अपनी पहचान छिपाकर जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी उपस्थिति के कारण पुलिस वाले कोई विशेष व्यवहार न करें। कलेक्टर साहब ने सोचा कि अगर वह सीधे चौराहे पर खड़े हो जाएंगे तो पुलिस वालों को उन्हें पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने एक अलग रूप अपनाने का विचार किया। वह गांव के दूध वाले के भेष में चौराहे पर जाएंगे और वहां के माहौल का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने दूध वाले की वेशभूषा में खुद को ढाल लिया। इसके बाद कलेक्टर साहब ने सोचा कि वह ऐसे व्यक्तित्व में पुलिस वालों से बातचीत करेंगे ताकि उनके सामने उनका असली रूप न आए और वे सही परिस्थितियों में अपनी कार्यवाही कर सकें। यह सब सोचे समझे बिना कलेक्टर साहब ने दूध वाले की पोशाक पहन ली। वह इस स्थिति को समझने और पुलिस वालों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। कलेक्टर साहब का मन भी इस विचार से उत्साहित था, क्योंकि वह जानते थे कि इस तरह का कदम उठाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन अगर वह सफल हो जाते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि गांव के लिए भी एक बड़ी जीत होगी। चौराहे की ओर बढ़ते हुए कलेक्टर साहब ने देखा कि वह जगह कुछ बदली हुई थी। पहले जैसी शांति अब वहां नहीं थी। लोग तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों का रवैया वही था। वे चौराहे पर खड़े होकर लोगों से पैसे मांग रहे थे। कुछ लोग तो चुपचाप पैसे देकर आगे बढ़ जाते थे, जबकि कुछ को बुरी तरह से घेर लिया जाता था और बिना किसी कारण के परेशान किया जाता था। कलेक्टर साहब ने देखा कि 4 पुलिसकर्मी चौराहे पर खड़े थे। वे बिना किसी कारण के वहां मौजूद हर व्यक्ति को परेशान कर रहे थे। यह दृश्य देखकर कलेक्टर साहब को गुस्सा आया, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि अब उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जब कलेक्टर साहब चौराहे के पास पहुंचे तो उन पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया। कलेक्टर साहब को देखकर एक पुलिसकर्मी ने कहा, अरे वो दूध वाले कहां जा रहे हो? दिखाने दो जेब में क्या है, कुछ पैसे निकाल और निकाल। कलेक्टर साहब ने पहले तो सोचा कि वह इस स्थिति से बाहर निकल जाए, लेकिन फिर उन्होंने ठान लिया कि अब वह इन पुलिस वालों के कृत्यों का पर्दाफाश करेंगे। पुलिसकर्मी ने फिर कहा, देख भाई, पैसे निकाल जल्दी, नहीं तो तुझे अंदर कर दूंगा। तुझे क्या लगता है तू किसी से बच सकता है? कलेक्टर साहब को अब और चुप रहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह अपना असली रूप दिखाएं। कलेक्टर साहब ने धीरे से अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे पुलिसकर्मियों के सामने लाकर दिखा दिया। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने कार्ड को देखा, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह खुद कलेक्टर साहब के सामने खड़े हैं। एक पुलिसकर्मी ने देखा और तुरंत हाथ जोड़कर कहा, कलेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे।
कलेक्टर साहब ने उसे गुस्से से देखा और फिर तुरंत एसपी को फोन किया। उन्होंने कहा, यह चौराहा अब हमारी जांच का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि आप तुरंत यहां 2 गाड़ियों के साथ पुलिस भेजें। इन सबको गिरफ्तार करवा दो। जब एसपी ने सुन लिया तो उन्होंने त्वरित कार्यवाही की और कलेक्टर साहब के निर्देश पर पुलिस की 2 गाड़ियां भेजी। कुछ ही देर में वहां एसपी भी पहुंचे और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। एसपी ने तुरंत सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया और उन्हें थाने ले गए। थाने में जब कलेक्टर साहब ने सभी पुलिस वालों को सस्पेंड करवा दिया तो उनके चेहरे पर खौफ था। उन्होंने उन सभी को यह समझाया कि उनका कार्य न केवल गलत था, बल्कि उनके कृत्य ने जनता के बीच पुलिस की छवि को भी बिगाड़ दिया था। यह घटना गांव में एक इतिहास बन गई। कलेक्टर साहब ने न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाया। गांव में कलेक्टर साहब की कार्रवाई के बाद एक अजीब सी शांति छा गई थी। पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या यह एक सच्ची व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। यह घटना गांव वालों के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। उनका विश्वास प्रशासन में वापस लौट आया था। अब उन्हें यकीन था कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वह किसी भी ताकतवर पद पर क्यों ना हो। कलेक्टर साहब ने यह काम किया था, लेकिन इसके बाद भी उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने देखा कि पुलिस वाले एक बार फिर से अपनी काली करतूतों में जुट सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी योजना को और भी कड़ा करने का फैसला किया। उनका उद्देश्य सिर्फ इन पुलिसकर्मियों को सजा दिलाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि भविष्य में ऐसे कृत्य किसी भी अधिकारी या पुलिस वाले से ना हो। कुछ दिन बाद कलेक्टर साहब ने फैसला किया कि अब वह इस पूरे मामले की पूरी जांच करेंगे। उन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर एक टीम गठित करने का सुझाव दिया, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हों। इस टीम का काम था उन क्षेत्रों की निगरानी करना जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने पुलिस की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का भी आदेश दिया। इस रिपोर्ट में यह विश्लेषण किया जाएगा कि पुलिसकर्मियों का व्यवहार कैसे सुधारा जा सकता है और क्या कारण थे जिनकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। कलेक्टर साहब ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर पहलू को ध्यान में रखा कि भविष्य में यह घटना फिर से न हो। उन्होंने यह समझा कि भ्रष्टाचार केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता, यह एक पूरे सिस्टम में फैल सकता है अगर इसे समय रहते ना रोका जाए। गांव वाले अब इस बदलाव से खुश थे, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि क्या यह सुधार स्थायी रहेगा या नहीं। लोगों के दिलों में एक चिंता बनी हुई थी कि कहीं फिर से पुलिस की तानाशाही और भ्रष्टाचार की शुरुआत ना हो जाए। यही कारण था कि कलेक्टर साहब ने अपनी योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए पूरी ताकत लगाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी पुलिसकर्मी की गलत हरकतों को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। कुछ हफ्तों बाद कलेक्टर साहब ने अपने कार्यों के परिणामों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि पुलिस वाले अब पहले की तरह खुलेआम रिश्वत नहीं ले रहे थे और उनका रवैया बहुत हद तक बदल चुका था। लेकिन कलेक्टर साहब को यह भी समझ में आया कि यह बदलाव तभी स्थायी होगा जब गांव वालों का विश्वास पूरी तरह से बहाल होगा। इसीलिए कलेक्टर साहब ने एक और कदम उठाया। उन्होंने एक जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने गांव वालों से सीधे बातचीत की। इस सुनवाई में उन्होंने सुना कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर कितने परेशान हैं और कैसे वे पुलिस की तानाशाही के शिकार होते थे। कलेक्टर साहब ने लोगों से यह वादा किया कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और किसी भी पुलिसकर्मी को जो फिर से ऐसी हरकतें करेगा उसे सख्त सजा देंगे। यह बैठक गांव वालों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। अब वे कलेक्टर साहब को एक मजबूत नेता के रूप में देख रहे थे जो उनके लिए खड़ा था। कलेक्टर साहब ने गांव वालों से यह भी कहा कि यदि कभी उन्हें कोई परेशानी हो तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन अब लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेगा और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो गलत करेगा उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। इस बैठक के बाद कलेक्टर साहब ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पुलिसकर्मियों के काम की नियमित निगरानी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने पुलिस वालों को यह निर्देश दिया कि वे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाएं और किसी भी प्रकार के अनावश्यक दबाव में न आएं। कलेक्टर साहब ने यह भी कहा कि अगर किसी पुलिसकर्मी की कोई शिकायत मिली तो उसे तुरंत निपटाया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। समय के साथ गांव में पुलिस का व्यवहार और स्थिति सुधरने लगी। हालांकि कुछ लोग यह मानते थे कि सुधार में समय लगेगा, लेकिन कलेक्टर साहब ने सुनिश्चित किया कि यह कोई अस्थायी बदलाव नहीं होगा। उनका उद्देश्य यह था कि गांव में एक सशक्त प्रशासनिक तंत्र बने
जिसमें सभी नागरिकों को न्याय मिल सके और पुलिस के कृत्यों पर कड़ी निगरानी हो। कलेक्टर साहब के इस कदम से न केवल गांव वालों का विश्वास प्रशासन में बढ़ा, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि अगर सही कदम उठाए जाएं तो किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। उनका यह संघर्ष न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ था, बल्कि यह न्याय की स्थापना के लिए था। यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जो यह दर्शाती थी कि अगर किसी भी समुदाय में सुधार की भावना हो तो वह बदलाव अवश्य आएगा। कलेक्टर साहब के नेतृत्व में गांव वालों को यह समझ में आया कि जब तक वे चुप रहते हैं तब तक गलत काम चलते रहेंगे, लेकिन अगर वे अपनी आवाज उठाएंगे और अपनी समस्याओं को सही तरीके से सामने रखेंगे तो बदलाव संभव है। गांव में बदलाव की हवा बहने लगी थी। कलेक्टर साहब का साहस और ईमानदारी अब सबके सामने थी और इसने उन सभी को प्रेरित किया जो पहले चुप रहते थे। इसने यह साबित कर दिया कि अगर किसी को सही दिशा में नेतृत्व मिले तो वह समाज में असली परिवर्तन ला सकता है। गांव में आए इस बदलाव के बाद कलेक्टर साहब ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि प्रशासन का हर एक विभाग और उसके कार्यकर्ता खुद को जिम्मेदार ठहराए। उन्होंने यह समझा कि एक बार भ्रष्टाचार खत्म हो जाने से कोई काम नहीं चलता, बल्कि यह जरूरी था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। उनके मन में यह विचार था कि इस पूरी प्रक्रिया को सिस्टम के भीतर समाहित कर दिया जाए, ताकि यह केवल एक घटना न बनकर एक स्थायी परिवर्तन में बदल सके। कलेक्टर साहब ने इस दिशा में अपनी कार्य योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक सख्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। इस प्रशिक्षण में यह सुनिश्चित किया गया कि वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को सही तरीके से समझें। उन्हें यह बताया गया कि उनका काम लोगों की सेवा करना है, न कि उनसे पैसे वसूलना या उनका उत्पीड़न करना। इसके साथ ही कलेक्टर साहब ने यह भी निर्णय लिया कि गांव में हर एक नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि वह प्रशासन से अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सके। उन्होंने एक शिकायत निवारण प्रणाली बनाई जिससे कोई भी नागरिक अपनी समस्याएं आसानी से प्रशासन तक पहुंचा सके। यह प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी थी और कलेक्टर साहब ने यह सुनिश्चित किया कि सभी शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। समय के साथ प्रशासन में सुधार आ रहा था, लेकिन कलेक्टर साहब को यह समझने में देर नहीं लगी कि केवल पुलिस विभाग को सुधारने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यह जरूरी था कि प्रशासन के हर विभाग में पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन किया जाए। उन्होंने यह कदम उठाया कि सभी सरकारी दफ्तरों में निगरानी रखने के लिए एक समिति बनाई जाए, जो यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी कर्मचारी गलत तरीके से काम न करे। गांव वालों के बीच इस बदलाव का असर तेजी से दिखने लगा। पहले जब किसी को प्रशासन से मदद की जरूरत होती थी तो वे अक्सर डर के कारण मदद नहीं मांगते थे। अब लोग खुलकर अपनी शिकायतें प्रशासन तक पहुंचाने लगे थे और कलेक्टर साहब की ईमानदारी और उनकी नीतियों ने यह विश्वास दिलाया था कि अब वे सही दिशा में जा रहे हैं। इस बीच कुछ राजनीतिक लोग और दबंग वर्ग के लोग कलेक्टर साहब के इस परिवर्तन से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि अब उनका भ्रष्टाचार और गलत काम उजागर हो जाएगा। हालांकि कलेक्टर साहब ने इसका पूरी तरह से सामना किया। उन्होंने अपनी नीतियों को लागू करते हुए यह सुनिश्चित किया कि वे हर किसी के लिए समान रूप से काम करें, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। एक दिन कलेक्टर साहब को एक सूचना मिली कि कुछ लोग फिर से चुपके से कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। यह जानकर कलेक्टर साहब ने तुरंत एक निरीक्षण दल गठित किया और गांव के सभी क्षेत्रों की जांच करने का आदेश दिया। उनकी इस सतर्कता ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति प्रशासन के खिलाफ काम करने का साहस ना कर सके। गांव वालों ने देखा कि कलेक्टर साहब अब हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि अब उनके पास कोई ऐसा नेता है जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। कलेक्टर साहब ने यह साबित कर दिया कि किसी भी स्थान पर सही कार्यप्रणाली और ईमानदारी से कार्य करने वाले व्यक्ति के नेतृत्व से बड़े बदलाव संभव हो सकते हैं। इस समय गांव में हो रहे बदलाव को देखकर अन्य आसपास के गांव भी प्रेरित हुए। वे कलेक्टर साहब के नेतृत्व के बारे में सुनने लगे और यह समझने लगे कि अगर एक जगह प्रशासन ईमानदारी से काम करता है तो यह पूरे क्षेत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। धीरे धीरे कई अन्य गांवों ने भी कलेक्टर साहब की नीतियों का पालन करना शुरू कर दिया। गांव में बदलाव के इस नए दौर को देखने के बाद कलेक्टर साहब को यह समझ में आ गया कि उनका कार्य केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और प्रशासनिक जागरूकता का आंदोलन था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि एक प्रभावी प्रशासन का निर्माण
केवल भ्रष्टाचार समाप्त करने से नहीं होता, बल्कि यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक लोगों में खुद में बदलाव की भावना न हो। इसी बीच कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हुए सुधारों के बारे में मीडिया ने भी रिपोर्ट करना शुरू किया। समाचार पत्रों और चैनलों पर कलेक्टर साहब की ईमानदारी और उनकी सुधारात्मक नीतियों के बारे में सकारात्मक खबरें आने लगीं। यह न केवल गांव के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व की बात थी। लोग अब कलेक्टर साहब को एक आदर्श अधिकारी मानने लगे थे। इस बीच पुलिस विभाग में हुए सुधारों के बाद कलेक्टर साहब ने यह निर्णय लिया कि अब वह विभागीय स्तर पर भी निगरानी बढ़ाएंगे। उन्होंने एक नई टीम बनाई जो यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पुलिसकर्मी फिर से किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न करें। इसके लिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट लेने का आदेश दिया ताकि किसी भी गलत काम की पहचान की जा सके। इस प्रकार कलेक्टर साहब का यह सुधारात्मक कार्य न केवल गांव में बल्कि जिले में भी एक प्रेरणा बन गया। उनका कार्य यह साबित कर रहा था कि अगर सही नेतृत्व और नीतियां लागू की जाएं तो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार संभव है। गांव में हुए बदलाव के बाद कलेक्टर साहब को यह महसूस हो रहा था कि अब वे उस दिशा में काम कर रहे हैं जहां से हर बदलाव की शुरुआत हो सकती है। लेकिन वह जानते थे कि अभी भी कई अन्य समस्याएं हैं जिन्हें हल किया जाना जरूरी था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी वह एक जंग थी और यह अकेले कलेक्टर साहब से नहीं बल्कि हर नागरिक के सहयोग से जीतने वाली थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके सुधार केवल पुलिस तक ही सीमित ना रहे बल्कि पूरे प्रशासन और गांव के समाज तक पहुंचे। एक दिन कलेक्टर साहब ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने सभी विभागों को यह निर्देश दिया कि वे अब अपने कामकाज को पारदर्शी तरीके से करें और कोई भी नागरिक अगर किसी विभाग में कोई शिकायत करता है तो उसे पूरी गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भ्रष्टाचार का शिकार ना हो, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के लिए भेजा। कलेक्टर साहब का यह कदम न केवल प्रशासन में सुधार लाने वाला था बल्कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी था कि शासन और प्रशासन का उद्देश्य केवल जनता की सेवा करना होना चाहिए। उन्होंने हर विभाग को यह समझाया कि उनका कर्तव्य केवल सरकारी आदेशों का पालन करना नहीं बल्कि लोगों के विश्वास को बनाना और उन्हें सशक्त बनाना भी है। गांव वालों ने महसूस किया कि कलेक्टर साहब ने उनके लिए सच में कुछ किया है। पहले जो लोग प्रशासन से डरते थे अब वे खुलकर अपनी समस्याएं रखने लगे थे। कलेक्टर साहब के नेतृत्व में गांव में अब एक नई जागरूकता आई थी। लोग अब प्रशासन को अपना हिस्सा मानते थे और अगर उन्हें कोई समस्या होती तो वे उससे सीधे निपटने की बजाय प्रशासन से समाधान की उम्मीद करते थे। कलेक्टर साहब के सुधार की योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण कदम यह था कि उन्होंने गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने का विचार किया। उन्होंने देखा कि यदि गांव वालों की सोच में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाना होगा। उन्होंने स्कूलों के शिक्षकों से मुलाकात की और यह सुनिश्चित किया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के लिए प्रशासन से अधिक फंड आवंटित करने की मांग की ताकि स्कूलों में जरूरी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। कलेक्टर साहब ने बच्चों को यह समझाने का भी प्रयास किया कि अगर वे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में उन्हें कोई भी समस्या नहीं आएगी। उन्होंने स्कूलों में अलग अलग कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें बच्चों को समाज की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाता। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बच्चे न केवल किताबों में बल्कि समाज में भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन पर अमल करें। कलेक्टर साहब का यह कदम गांव वालों के लिए एक नई दिशा साबित हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ने उन्हें यह यकीन दिलाया कि अगर बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिले तो वे भविष्य में किसी भी समस्या का हल ढूंढने में सक्षम होंगे। समय के साथ कलेक्टर साहब की मेहनत रंग लाई। पुलिस विभाग में सुधार, प्रशासन की पारदर्शिता और शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव ने गांव वालों का जीवन स्तर काफी हद तक बदल दिया था। अब गांव के लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासन पर निर्भर रहने लगे थे, न कि किसी बाहरी ताकत या दबंगों पर। कलेक्टर साहब का सबसे बड़ा जीत यह थी कि गांव वालों ने अब प्रशासन के साथ एक रिश्ते को महसूस किया था। पहले जो रिश्वत देने पर मजबूर होते थे अब वे खुले तौर पर प्रशासन से अपना अधिकार मांगने लगे थे। उनके दिलों में अब डर नहीं था बल्कि एक नई उम्मीद थी। कलेक्टर साहब ने यह साबित कर दिया था कि अगर किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में सच्चाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत हो तो वह किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है।
एक दिन कलेक्टर साहब को अपने कार्यालय में एक पत्र मिला जो एक स्थानीय व्यापारी ने भेजा था। उस पत्र में व्यापारी ने लिखा था, कलेक्टर साहब, आपने जो बदलाव लाए हैं वह सचमुच अप्रत्याशित हैं। पहले मैं भी डरता था कि अगर मैं अपने व्यवसाय में सही तरीके से काम करूंगा तो पुलिस मुझे परेशान करेगी, लेकिन अब मैं बिना किसी डर के काम कर रहा हूं। अब मेरे पास कोई भी समस्या हो तो मुझे प्रशासन पर पूरा विश्वास है। यह पत्र कलेक्टर साहब के लिए सबसे बड़ी सराहना थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके किए गए सुधारों ने न केवल प्रशासन को बदला, बल्कि गांव वालों के मनोबल को भी ऊंचा किया था। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। पुलिसकर्मी अपना काम ईमानदारी से करने लगे थे। सरकारी अधिकारी अब जनता के हित में काम कर रहे थे और गांव वाले अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके थे। यह सब कलेक्टर साहब की मेहनत और उनके सही नेतृत्व का परिणाम था। गांव में जो बदलाव हुआ था वह अब एक आदर्श बन चुका था। दूसरे गांव और शहर भी इस बदलाव को देखने आए और कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हुए सुधारों को अपने स्थान पर लागू करने की योजना बनाने लगे। कलेक्टर साहब का यह संघर्ष न केवल उनके गांव के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गया था। कलेक्टर साहब के नेतृत्व में गांव में आए सुधारों ने पूरी पंचायत और आसपास के क्षेत्र में बदलाव का एक नया अध्याय लिखा था। अब गांव वालों का प्रशासन से विश्वास पूरी तरह से बहाल हो चुका था। गांव में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार और शोषण अब खत्म हो चुका था। लोग अब अपनी समस्याओं को बिना डर के प्रशासन के सामने रखते थे और वे जानते थे कि अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो वे सही जगह पर हैं। कलेक्टर साहब का नाम अब सिर्फ उनके गांव में नहीं बल्कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी गूंज रहा था। समय के साथ कलेक्टर साहब ने अपनी कार्यशैली में और भी सुधार किया। अब वह हर विभाग के कर्मचारियों से नियमित बैठकें करते थे और सुनिश्चित करते थे कि कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं। इसके अलावा उन्होंने कई जनकल्याण योजनाओं की शुरुआत की। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण और पानी की व्यवस्था के लिए प्रशासन ने विशेष कदम उठाए। कलेक्टर साहब के इन प्रयासों ने गांव के विकास को एक नई दिशा दी थी। कलेक्टर साहब ने अब किसी भी दबंग, अपराधी या भ्रष्ट अधिकारी से समझौता करने का नाम नहीं लिया। वह जानते थे कि जब तक हर एक व्यक्ति को न्याय और सुरक्षा का एहसास नहीं होगा, तब तक सच्चा बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने एक एक करके हर विभाग को सुधारने की कोशिश की और पूरी ताकत से इसे लागू किया। गांव में अब सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभा रहे थे, लेकिन एक दिन कलेक्टर साहब को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बड़ी कंपनी जो गांव के पास एक निर्माण कार्य कर रही थी, इन्हें कुछ गैरकानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इस मामले में कंपनी के अधिकारियों ने कुछ स्थानीय नेताओं और अधिकारियों से मिलकर योजना बनाई थी ताकि वे ग्रामीणों को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाए बिना अपनी परियोजना को आगे बढ़ा सकें। कलेक्टर साहब ने इस मुद्दे को तुरंत गंभीरता से लिया। उन्होंने पूरी जांच शुरू की और मामले को पहले ही कदम पर रोकने की कोशिश की। उनकी कड़ी निगरानी और सख्त फैसलों ने कंपनी को समझा दिया कि प्रशासन किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कलेक्टर साहब ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए वह कब्जा हटवाया और ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया कि उनकी जमीन और संपत्ति सुरक्षित रहेगी। इस घटना ने एक बार फिर कलेक्टर साहब की ईमानदारी और न्यायप्रियता को साबित किया। उन्होंने दिखाया कि वह केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि किसी भी अन्याय के खिलाफ भी खड़े रहते हैं। अब गांव में उनका नाम और भी अधिक आदर्श बन चुका था। कुछ समय बाद कलेक्टर साहब ने अपने जिले से स्थानांतरण का आदेश प्राप्त किया। उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था और अब वह नए जिले में अपनी सेवाएं देने जा रहे थे। लेकिन इससे पहले उन्होंने गांव वालों को एक अंतिम संदेश दिया। उन्होंने कहा, आपका विश्वास और आपके सहयोग से ही हम यह सब कर पाए हैं। आज जो बदलाव आप देख रहे हैं वह हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। मेरा काम अब यहां समाप्त हो रहा है, लेकिन आप सभी को याद रखना चाहिए कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। अगर हम अपने दायित्वों को समझें और पूरी ईमानदारी से काम करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कलेक्टर साहब के जाने के बाद भी उनका प्रभाव गांव में कायम रहा। गांव वालों ने अब यह समझ लिया था कि अगर प्रशासन और नागरिक एकजुट हो तो कोई भी बुराई या भ्रष्टाचार जीत नहीं सकता। कलेक्टर साहब की तरह उन्हें भी अब अपने अधिकारों का मूल्य समझ में आया और वे उन्हें पाने के लिए हमेशा तैयार रहे। इस पूरे अनुभव से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे परिवर्तन के लिए ईमानदारी, निष्ठा और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है।
एक व्यक्ति की मेहनत और ईमानदारी से कई सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, और जब पूरे समाज का सहयोग मिले तो कोई भी बुराई पराजित हो सकती है। प्रशासनिक सुधार और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ही हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम सही मार्गदर्शन और नेतृत्व के तहत आगे बढ़े तो सफलता निश्चित है। अपने अधिकारों का मूल्य समझ में आया और वे उन्हें पाने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।